हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की दूसरी किताब भारत लोक और अर्थव्यवस्था चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 12वां है। यहां पर हम लोग भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के अध्याय में पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया है और आप लोग जानते हैं कि धरती पर मानव की जो आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मानव की आबादी बढ़ने के साथ साथ जो मानवीय क्रियाकलाप हैं इनमें भी बढ़ोतरी हो रही है और विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनसे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहले है यहाँ पर जल प्रदूषण। आप लोग जानते हैं, आपने बचपन से सुना भी होगा कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन का आधार है, जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा। रहीम जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा भी है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस तून। यानी पानी को हमें बचाना है, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है या फिर जो उद्योगों का विस्तार हो रहा है, इन सब की वजह से जल का हम अविवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार जल को दूषित कर रहे हैं। जैसे मानव की विभिन्न जो क्रियाकलाप होती हैं, जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, नहाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें जल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जल में जब साबुन वगैरह का जो झाग है वो मिल जाता है, जल कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो वैसे ही हमारी बहुत सारी जो क्रियाकलाप हैं या बहुत सारे जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट जब जल में जाके मिल जाता है तो ऐसे करके जल दूषित हो जाता है। जब जल में निलंबित कण कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जल केवल मानव क्रियाकलापों से दूषित होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जिनसे जल दूषित होता है। हालांकि प्रकृति में संतुलन की क्षमता होती है और जो प्राकृतिक कारकों से जल दूषित होता है उसे प्रकृति अपने आप में संतुलित कर लेती है। यहाँ पर दिक्कत तब हो जाती है जब मानव के क्रियाकलाप बढ़ जाते हैं। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों जिनमें अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि की गतिविधियां होती हैं, इनसे भी प्राप्त प्रदूषकों से भी जल प्रदूषित होता है। मानव जो है, मानव को कैसे कैसे जल को प्रदूषित करता है वो बताया गया है कि मानव जल को जो है उद्योगों के जरिए, कृषि और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं इनके माध्यम से जल को प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में जो उद्योग हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर कुछ उद्योगों के नाम बताए गए हैं जिनसे जल सबसे ज़्यादा दूषित होता है। जैसे चमड़ा उद्योग है, लुगदी और कागज उद्योग है, वस्त्र और रसायन उद्योग है। तो इनसे निकलने वाले अपशिष्ट से जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, यहाँ पर कारखानों से निकलने वाला जो भी पानी है, गंदा पानी है या नालों का जो पानी है, वो सीधे जल में या नदियों में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि जल दूषित हो रहा है। इसके अलावा जो आधुनिक कृषि है, तो आधुनिक कृषि में जो है उर्वरक या फिर कीटनाशक इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधुनिक कृषि में जो अकार्बनिक उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, खरपतवारनाशक हैं, इनसे भी जल प्रदूषित होता है। जब भी हम इन्हें अपने खेतों में लगाते हैं तो खेतों से ये फसलों से मिट्टी में पहुंच जाती हैं और जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी के जरिए ये बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं या फिर भौम जल के जरिए ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। ये सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रावित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। और देखिए, जब ऊपर के जो रसायन है वो ग्राउंड वाटर में रिसकर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जो जमीन के अंदर का पानी है, जो ग्राउंड वाटर इसको बोला जाता है, स्वच्छ पानी इसको बोला जाता है, वो भी दूषित हो जाता है। तो यहाँ पर जो उर्वरक हैं ये धरातली जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, खास करके सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि तीर्थ यात्राएं हैं, धार्मिक मेले हैं, पर्यटन इत्यादि की जो गतिविधियां हैं, इनसे भी जल बहुत ज़्यादा दूषित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ अभी भी मान्यता है कि लोग जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा के किनारे शवों का दाह करते हैं। लेकिन अगर उसको प्रकृति के हिसाब से देखा जाए, उसको जो पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो तरीका गलत है। उससे नदियाँ दूषित हो रही हैं। तमाम मेले लगते हैं, जैसे आपने कुंभ मेला सुना होगा, तो कुंभ मेले में कुछ लोग जो हैं वो नहाने जाते हैं, लेकिन साथ साथ वो वहाँ पर गंदगी भी फैलाते हैं, तो उससे गंगा नदी दूषित हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ऐसे बहुत सारे धार्मिक आयोजन हैं जिनकी वजह से हमारी नदियाँ दूषित हो रही हैं। जब हम दूषित जल का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से दस्त यानी डायरिया जैसी, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ पर WHO की एक रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो 1/4 से ज़्यादा संचारी रोग हैं वो जल से होने वाले रोग हैं। नदी प्रदूषण जो है भारत में सभी नदियों की समस्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रसित नदी है वो गंगा नदी है, क्योंकि गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों से गुजरती है।
गंगा को जो है जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। तो गंगा पर सबसे ज़्यादा फोकस भी रहता है कि गंगा नदी अगर दूषित हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर जल में बढ़ रहा है। इसके लिए यहाँ पर गंगा नदी की सफाई के लिए, संरक्षण के लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं। उन प्रयासों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात आती है गंगा एक्शन प्लान की। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष लाया गया था। 1985 में ये लाया गया था और इसको लाने का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जाता है। देखिए गंगा एक्शन प्लान भारत में पहली नदी कार्य योजना थी, यानी हमारे यहाँ देश में पहली बार नदियों के संरक्षण को लेकर, नदियों को संरक्षित करने का प्रयास गंगा एक्शन प्लान के रूप में किया गया था, जो कि 1985 में किया गया था। और इसे जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी के प्रवेश करने से रोकना, ये सब इसमें उद्देश्य रखे गए थे। इसके बाद यहाँ आ जाता है राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण। देखिए इस प्राधिकरण का गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किसने घोषित किया है। ये राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण द्वारा इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय गंगा परिषद। देखिए इसकी स्थापना वर्ष 2016 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने जो है राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया है, यानी इसको रिप्लेस कर दिया है। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। एक और कार्यक्रम है, यह है नमामि गंगे कार्यक्रम। इसको वर्ष 2014 में स्टार्ट किया गया। तो 2014 में राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प, साथ ही साथ प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों के साथ इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर नमामि गंगे कार्यक्रम के आरंभ के साथ यहाँ पे कुछ उद्देश्य भी इसमें रखे गए हैं। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि शहरों में जो सीवर ट्रीटमेंट है उसकी व्यवस्था करना, यानी शहरों में जो नालों का पानी है उसको ट्रीट करके तब गंगा में छोड़ना। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, जो औद्योगिक अपशिष्ट है, औद्योगिक प्रवाह पर भी निगरानी करना, औद्योगिक अपशिष्ट का भी यहाँ पर ट्रीटमेंट करके तब गंगा में छोड़ा जाए। नदियों का विकास करना, नदी के किनारों पर वनीकरण करना। नदी के किनारों पर वनीकरण करने से क्या होगा, जो नदियों का इकोसिस्टम है वो खराब नहीं होगा। नदियों के तल की सफाई करना। देखिए जब नदियों के तल में सिल्ट वगैरह या फिर अवसाद वगैरह भर जाते हैं तो नदी का तल जो है उथला हो जाता है, और जब नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उथला तल होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गंगा ग्राम का विकास करना। आप लोग जानते हैं कि भारत में गंगा जो है 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। तो इन राज्यों में गंगा ग्राम का विकास करना। यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण के स्रोत बताए गए हैं। जैसे बताया गया कि गंगा नदी किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा दूषित होती है। देखिए गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई यूपी में है। तो गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में दूषित होती है। जैसे प्रदूषित पटरियाँ बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर का अनुप्रभा। आप लोग जानते हैं कानपुर जो है टेनरी उद्योगों के लिए फेमस है, यानी चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो चमड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी सीधे गंगा में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया कि प्रदूषण की प्रकृति कैसी है। कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक प्रदूषण होता है। इसके अलावा वाराणसी का अनुप्रभा। वाराणसी एक बड़ा शहर है, धार्मिक शहर है। तो वाराणसी के जो भी नाले वगैरह हैं वो भी इसमें छोड़े जाते हैं। फरक्का बांध के आसपास भी है। प्रदूषण की प्रकृति बताई गई है। नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदी में लाशों का विसर्जन, ये सब चीज़ें हैं, इनकी वजह से गंगा दूषित हो रही है। मुख्य प्रदूषक के क्षेत्र बताए गए हैं। कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना, कोलकाता जैसे नगर जो हैं ये घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। इसकी वजह से गंगा दूषित हो रही है। यमुना की बात की गई है। तो यमुना का जो प्रदूषण है वो दिल्ली और यूपी में ज़्यादा है। दिल्ली से चंबल के मिलन तक, यानी चंबल नदी यहाँ पर जाके मिलती है वहाँ तक, और मथुरा और आगरा रीजन में। तो यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की सिंचाई हेतु निर्गमन है। कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रभाव होता है। यानी यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि एग्रीकल्चर, जो आपकी मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इसमें विविध प्रकार के रसायन इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन रसायनों को इस्तेमाल करने की वजह से जब भी बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ वो बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं और ऐसे करके नदियों को दूषित करते हैं। इसके अलावा दिल्ली राज्य में यमुना नदी सबसे ज़्यादा दूषित होती है। दिल्ली का घरेलू और औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित करना इन सबसे सबसे ज़्यादा दूषित होती है। तो यहाँ पर वही रीजन बताए गए किन किन रीजनों की वजह से गंगा और यमुना नदियाँ बहुत ज़्यादा दूषित हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में दूषित हैं।
सेकंड है यहाँ पर एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। देखिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उद्योग धंधों से निकलने वाला जो धुआं है, मानव के जो क्रियाकलाप हैं जैसे कि आग जलाना, ईंधन का इस्तेमाल करना, पेट्रोलियम ईंधनों को जलाना या फिर वाहनों का इस्तेमाल करना, इन सब से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अवरुद्धि और उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि वायु प्रदूषण में धूल आ जाती है, धुआं आ जाता है, गैसें हैं, कुहासा है, दुर्गंध है, वाष्प है, इन सब की अवरुद्धि के रूप में देखा जाता है और डिपेंड करता है इनकी वायु में मात्रा कितनी है और किस तरह समय तक ये रह रहे हैं और कितना लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, लोगों को, जानवरों को और इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन का दहन है। इसके अलावा खनन कार्य हैं और उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, उद्योगों की चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, ये वायु प्रदूषण का स्रोत है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है वायु में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा और एस्बेस्टस को निर्मुक्त करती हैं। यानी ये सब जो क्रियाएं हैं जैसे पेट्रोलियम ईंधन का दहन है, खनन या उद्योग क्रियाएं जो हैं, ये सब रसायनों को वायु में निर्मुक्त करती हैं। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय और रक्त संचार तंत्र संबंधी बीमारियां मानवों में होती हैं। नगरों के ऊपर आपने सुना होगा कि नगरों के ऊपर धूम्र कोहरा देखा जाता है। इसका कारण यह है कि नगरों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो नगरों में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से जो नगरों के आसपास आप लोग देखते हैं जहरीला धूम्र कोहरा बन जाता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। इसके अलावा वायु में प्रदूषण बढ़ने की वजह से अम्ल वर्षा भी होती है। वर्षा जो है अम्लीय हो जाती है। खास करके नगरीय रीजन में आप लोग देखेंगे जो वहाँ पर पहली वर्षा होती है गर्मियों के बाद, तो उसका जो पीएच का स्तर होता है वो उसके बाद की जो बरसात होती है उससे कम होता है। आप लोग जानते हैं कि पीएच मान जो 7 पीएच मान होता है उदासीन होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन होता है। और पीएच मान अगर 7 से कम होता जाता है, 7 से 1 तक आता जाता है, तो उतना जल अम्लीय होता जाता है, 7 से ऊपर क्षारीय होता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब गर्मियों के बाद नगरों में पहली बरसात होती है, उसका जो पीएच का स्तर होता है, जो बाद में होने वाली बरसातों की तुलना में उसका पीएच स्तर कम होता है, नहीं कि वर्षा अम्लीय होती है। और अम्लीय होने का रीजन ये है कि शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, इस वजह से पहली जो वर्षा होती है या फिर बाद में जो वर्षाएं होती हैं वो अम्लीय वर्षाएं होती हैं। तीसरे प्रकार का प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण, इन नॉइज पोल्यूशन। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि वर्तमान में सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग डीजे पर डांस करते करते अचानक उनकी मृत्यु हो जा रही है, क्योंकि डीजे से निकलने वाली जो तेज़ आवाज़ है, तेज़ धमक है, वो कहीं ना कहीं हृदय गति रुकने का कारण बन रही है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है आज के समय में एक गंभीर समस्या है। यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनी सीमा से अधिक और असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। जब कोई ध्वनि मानव को असहज फील कराए या फिर मानव उससे असहज फील होने लगे तो वो ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण और तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा इनमें सायरन, लाउड स्पीकर, फेरी वाले और सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े जो विभिन्न उत्सव हैं जिनमें हम लोग लाउड स्पीकर, डीजे वगैरह लगाते हैं, तो इन संबंधी जो कार्य वगैरह हैं या फिर आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर, ये भी इसमें शामिल हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ अवधियों में लोग कुछ विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए यहाँ पर इसकी जो इकाई है वो डेसिबल है। यह बताया गया कि सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। सबसे बड़ा जो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है वो यातायात को माना जाता है, क्योंकि लगातार सड़कों पर या हाईवे पर वाहन चलते हैं, तो वाहनों के लगातार चलने की वजह से, वाहनों के लगातार हॉर्न बजाने की वजह से यातायात में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण का स्थान विशिष्ट होता है और इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि जो मुख्य मार्ग हैं, इनसे दूर कम होती जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के घर रोड किनारे होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव भी होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा वाहनों की निकलने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आप मुख्य रोड से या औद्योगिक स्थल से दूर हो जाते हैं तो वैसे वैसे ध्वनि प्रदूषण का स्तर भी कम हो जाता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। तो सीपीसीबी ने विभिन्न क्षेत्रों में दिन और रात, इन दिन का समय इन्होंने 6 AM से रात के 10 बजे तक बताया है और रात का समय रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बताया है। तो इन दोनों समय के लिए ध्वनि के स्वीकार्य स्तर को परिभाषित किया है। सीपीसीबी ने बताया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में जो अनुमेय सीमा है दिन के समय 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल है। यानी औद्योगिक क्षेत्रों में जो
ध्वनि की सीमा है वो दिन के समय 75 डेसिबल है और रात के समय 70 डेसिबल है। वहीं जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, वाणिज्यिक क्षेत्रों से आसे यहाँ पर आपके जैसे मार्केट प्लेस हैं, बाजार हैं, मॉल वगैरह हैं, यहाँ पर ध्वनि की जो अनुमेय सीमा है वो दिन के समय 65 डेसिबल है और रात के समय 55 डेसिबल है। वहीं जो आपके रेजिडेंशियल एरिया हैं, आवासीय क्षेत्र हैं, इनमें दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल की ध्वनि सीमा है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि की अनुमेय सीमा आवासीय क्षेत्रों में कितनी रखी है, दिन के समय कितनी रखी है, रात के समय कितनी रखी है, ये पूछा जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, 75 डेसिबल से ज़्यादा का अगर ध्वनि है तो वो शोर का रूप ले लेती है, ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती है। ये भी पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे कि इनमें किस स्तर से ऊपर की ध्वनि शोर मानी जाती है। तो 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है वो ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती है, वो शोर मानी जाती है। चौथा है यहाँ पर भू निम्नीकरण इन लैंड डिग्रेडेशन। आप लोग जानते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और मानव अपने सभी प्रकार के क्रियाकलाप इसी भूमि पर संपादित करता है। चाहे मानव अपना आवास बनाए, खेती बाड़ी के कार्य करे या उद्योग धंधे स्थापित करे, ये सभी कार्य भूमि पर होते हैं। तो बढ़ते हुए मानवीय क्रियाकलापों की वजह से जो भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ बताया भी गया है कि मृदा अपरदन, लवणता और भूक्षारता से भू निम्नीकरण होता है। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी है, यानी कि यहाँ पर भूमि की जो उत्पादकता होती है, भूमि पर जो वनस्पति उगने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियाँ व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रियाएं इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती हैं। लेकिन निम्न कोटि की भूमि को हम कुछ सुधारों के तहत कुछ सुधार अपनाकर उसको उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जो अनियंत्रित प्रक्रियाएं अपनाते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, उससे भूमि परमानेंट व्यर्थ भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। भू निम्नीकरण 2 प्रक्रियाओं यानी प्राकृतिक और मानव निर्मित के द्वारा तीव्रता से होता है। यहाँ पर भारतीय दूर संवेदन संस्थान के बारे में बताया गया है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये क्या करता है, इसने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है। जैसे प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली जो भूमि है या हिमानी क्षेत्र हैं, ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा घटित होते हैं। यानी ये सभी प्रकार की जो भूमियाँ आप लोग देख रहे हैं, जो निम्नीकृत भूमियाँ देख रहे हैं, ये सब प्राकृतिक कारकों से निम्नीकृत होती हैं। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रक्रियाएं हैं जिनसे भूमि निम्नीकृत होती है। तो इनमें जलाक्रांत और दलदली क्षेत्र आ जाते हैं, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियाँ आ जाती हैं, झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियाँ, ये सब इसमें शामिल हैं। कुछ अन्य निम्नकोटि भूमियाँ भी हैं, जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र हैं। जैसे आपको झूम खेती आप लोग जानते होंगे, स्लैश एंड वर्म क्रॉप वाली जो खेती है, उसकी वजह से भी भूमि बहुत ज़्यादा निम्नीकृत होती है। रोपड़ कृषि जनित क्षेत्र हैं, छरित वन हैं, छरित चरागाह हैं या खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के अयोग्य हो गए हैं। कई बार क्या होता है कि मानव क्या करता है, कहीं पर इंडस्ट्री स्थापित की और वहाँ से इंडस्ट्री छोड़ के वो चला गया, ऐसी फैक्ट्री छोड़ के चला गया। तो फैक्ट्री के लगने की वजह से क्या होता है, उस आसपास का जो क्षेत्र होता है उसकी भूमि बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती है। तो बाद में जब फैक्ट्री को वहाँ से हटाया जाता है तो उस पर हम उस ज़मीन पर किसी प्रकार की खेती नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि खनन और औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र जो मानवीय क्रियाओं से कृषि के अयोग्य हो गए हैं। अब यहाँ पर नगरीय अपशिष्ट निपटान के बारे में बात की गई है। आप लोग जानते हैं कि भारत में नगरीकरण में लगातार विस्तार हो रहा है। नगरों में जनसंख्या का संकेंद्रण लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उच्च है। तो नगरों में बड़ी मात्रा में रहने वाली जनसंख्या है अपने दैनिक क्रियाकलापों के जरिए विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का उत्पादन करती है। और जब एक बड़ी जनसंख्या अपशिष्टों का उत्पादन करेगी, निर्गमन करेगी, तो यहाँ पर अपशिष्ट की वजह से शहरों में प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा। तो शहरों के सामने जो अपशिष्ट है और अपशिष्ट से होने वाला जो पॉल्यूशन है एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए नगरीय क्षेत्रों में 2 स्रोतों से अपशिष्टों का निपटान होता है, एक तो घरेलू प्रतिष्ठानों से और दूसरा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। तो घरेलू प्रतिष्ठानों में घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या फिर निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है। वहीं व्यवसाय प्रतिष्ठानों की बात करें तो औद्योगिक या व्यवसायिक इकाइयों के कचरे का संग्रहण और निपटान जन सुविधाओं यानी नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की जो सार्वजनिक जमीन है यानी कि जो पब्लिक लैंड है उनके गड्ढों में इसको भरकर डंप करके किया जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में जो कचरा वगैरह है वो जहाँ तहाँ लोग फेंक देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पर जन्म लेती हैं। तो ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू मक्खियों और कृंतकों, कृंतक मतलब कुतरने वाले, इसमें चूहे आ जाते हैं, छछूंदर आ जाती है या फिर अन्य प्रकार के जो कृंतक जीव हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इनसे क्या होता है स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा होते हैं।
जैसे कि टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार, गलघोंटू यानी डिप्थीरिया रोग, दस्त और हैजा जैसी बीमारियां लोगों में लगने लगती हैं। इसके अलावा नगरों में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि नगरों में जो नगर आधारित उद्योग हैं और वहाँ पर जो लोगों के घर हैं, घरों से निकलने वाला जो अनुपचारित वाहित मल है, ये सीधे नालों में छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे वहाँ पर जो जल प्रदूषण है वो भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे नगर हैं जो कि नगरीय अपशिष्ट को निपटाने में अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बंगलुरु आदि जो महानगर हैं। इन महानगरों में ठोस अपशिष्ट के लगभग 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार की मदद से यहाँ पे बड़े बड़े संयंत्र लगाए गए हैं जो कि इस अपशिष्ट का निपटान कर रहे हैं। लेकिन देश के जो अन्य अधिकांश छोटे शहर हैं वहाँ पर अपशिष्ट का मात्र 30 से लेकर 50% कचरा ही बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो छोटे शहर हैं उनमें अपशिष्ट निपटान की जो नीति है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग आज भी जागरूक नहीं हैं। वो लोग कचरे को अपने अगल बगल में जो खाली स्थान है उसमें फेंक देते हैं। तो ऐसे करके जो छोटे शहर हैं, छोटे शहरों में कचरे का निपटान पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे शहरों में कचरे के निपटान करने वाले संयंत्र भी नहीं है जिससे कि कचरे को रिसाइकिल किया जा सके। तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे 30 से लेकर 50% जो कचरा है वो ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता है। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने और कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पे तरीका बताया गया है कि जो कचरा है, जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज को ट्रीट करके उससे या तो ऊर्जा बना सकते हैं या फिर कंपोस्ट खाद वगैरह बनाकर उसको खेतों में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अनुपचारित कचरा लंबे समय तक सड़ता रहता है तो उससे वातावरण में बहुत सारी विषाक्त गैसें निकलती हैं, जिनमें से मीथेन गैस भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शहरी क्षेत्रों में लगातार नगरीकरण बढ़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ग्रामीण से शहरी प्रवास। क्योंकि लोग अवसरों की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं और इस वजह से शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। शहरों पर दबाव बढ़ने से शहरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ पे डेटा दिया गया है कि वर्तमान समय में विश्व की 8 अरब जनसंख्या में से 55% जनसंख्या जो नगरों में रहती है और निकट भविष्य में ये जनसंख्या जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या जो है नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी। देखिए जब नगरों में लगातार जनसंख्या बढ़ती जाती है तो ऐसे करके नगरों पर दबाव बढ़ता है, तो दबाव के रूप में वहाँ पर स्वच्छता की समस्या होती है, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और जब बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर जो आपराधिक समस्याएं हैं, नगरों में जो गरीबी वगैरह है वो भी बढ़ने लगेगी। इसके अलावा नगरीय जनसंख्या में जो वृद्धि है वो एक तो प्राकृतिक वृद्धि के जरिए होती है। प्राकृतिक वृद्धि का मतलब ये है कि जब मृत्यु दर कम हो जाए लेकिन जन्म दर जो है उच्च बनी रहे। जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो तो इसे प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। इसके अलावा निवल अप्रवास में लोग जब अपने गाँव को छोड़कर शहरों में बस जाते हैं उस स्थिति में, और कभी कभी क्या होता है कि नगरीय क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण कर लिया जाता है, फिर से इन्हें वर्गीकृत किया जाता है जिसमें कि इसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। तो इन सब की वजह से जनसंख्या लगातार नगरों में बढ़ती जा रही है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जो जनसंख्या है इसमें 60% की वृद्धि हुई है, और इनमें से 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया है। आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा संकट क्या है? आजीविका का संकट है, रोजगार का संकट है। जबकि शहरों में ये सब चीज़ें आसानी से उपलब्ध होने की आसार रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर चले जाते हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, अपने बच्चों की शिक्षा पूरी करा सकें, बेहतर जीवन हो। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह ये अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर, और नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का जो असंतुलित प्रारूप है। इन सब की वजह से लोग जो हैं गांव को छोड़कर शहरों की ओर उन्मुख होते हैं। यहाँ पर अब गंदी बस्तियों की समस्याओं के बारे में बात की गई है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत की अगर बात करें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, लगभग 69% जनसंख्या जो है ग्रामीण है। ये यहाँ पर 2011 के सेंसस का डेटा यहाँ बताया गया है। महात्मा गांधी ने गांव को आदर्श गणतंत्र माना था, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे यहाँ पर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब हैं। अधिकांश वहाँ की जनसंख्या आज भी प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। चूँकि गांव क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा है तो इस वजह से लोग रोजगार और अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
जब लोग गांव से निकलकर शहरों की ओर जाते हैं तो लोगों के पास कोई प्लान तो होता नहीं है कि उन्हें कहाँ रहना है, कैसे घर बनाएंगे। वो ये चाहते हैं कैसे भी करके शहर में जाके एडजस्ट हो जाएं। तो ये लोग जब शहरों में आते हैं तो जहाँ तहाँ ये लोग जब खाली स्थान देखते हैं वहाँ पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ समय के बाद वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में ही लोगों का जो सांद्रण है, लोगों की जो संख्या बढ़ती जाती है। तो ऐसे करके गंदी बस्ती वहाँ पर पूरी फॉर्म हो जाती है। इन गंदी बस्तियों में ना तो प्रॉपर अवसंरचना होती है, ना तो यहाँ पर सड़कें होती हैं प्रॉपर, ना ही पेयजल की व्यवस्था होती है, ना ही जल निकासी की व्यवस्था होती है, और ना तो इन लोगों के पास इतनी क्षमता होती है कि ये वहाँ पर कुछ ऐसे क्रियाकलाप करें जिससे कि बस्ती का विकास हो। तो ऐसे में जो गंदी बस्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की प्रगति पर धब्बा लगाती हैं। आज के समय में, वर्तमान समय में जो गंदी बस्तियाँ हैं वो हर शहर के लिए समस्या बनती जा रही हैं। तो यहाँ पर वही सब कारण बताए गए हैं कि कैसे इन गंदी बस्तियों का विकास हुआ है और गंदी बस्तियों के पनपने की वजह से शहरों में कैसी कैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, वो सब बात यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पे शहरी स्थिति बताई गई है ग्रामीण स्थिति की तुलना में। जो भारत है या नगर है, तो भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ये कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे शहरों में भी आपको यहाँ पे शहर के दो रूप देखने को मिलेंगे। शहरों में सबसे ऊपर फार्म हाउस और उच्च आय वर्ग की बस्तियाँ हैं जिनमें प्रॉपर अवसंरचना है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सड़कों के चारों ओर लाइट लगी हुई, दोनों ओर लाइट लगी हुई है, पार्क बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम हैं, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 12 महीने लाइट की व्यवस्था भी बनी रहती है। तो जिनमें व्यक्ति सुरक्षा के प्रावधान, व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं दूसरी छोर पर झुग्गी बस्तियाँ हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, झोपड़पट्टी हैं और पटरियों के किनारे बसे ढांचे खड़े हैं। इनमें वो लोग निवास करते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होना पड़ता है, या फिर वे ऊंचा किराया या फिर ज़मीन की महंगी कीमतों की वजह से अच्छे आवास को एफर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ तहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ या गंदी बस्तियाँ बसा लेते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे गंदी बस्तियों का विकास यहाँ पर होता जाता है। गंदी बस्तियों में खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी सकरी सड़कें होती हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य की समस्याएं या फिर यहाँ पर सामाजिक समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो पॉपुलेशन होती है वो पॉवर्टी वाली होती है, गरीबी रेखा वाली पॉपुलेशन होती है। तो इस वजह से यहाँ की समाज में आप लोग देखेंगे अपराध वगैरह भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं, क्योंकि इनके पास ना तो ज्ञान होता है, ना ही कोई अच्छी बेहतर स्किल होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा। संगठित का मतलब होता है जहाँ पर प्रॉपर आदमी काम करता हो, प्रॉपर काम करे, 12 महीने उसको काम रहे। 12 महीने से मतलब उसके काम के लिए प्रॉपर प्लानिंग हो, उसका जो है कुछ हिस्सा बीमा के रूप में भी रहे, तो वो क्या है, संगठित क्षेत्र बोला जाता है। असंगठित का मतलब क्या है, जैसे आपके रेहड़ी वाले हैं, मजदूर हैं, ये सब असंगठित में आ जाते हैं। तो लोग यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, साथ ही साथ इनकी जो इनकम भी होती है, अर्निंग भी होती है, वो भी कम होती है। परिणामस्वरूप ये लोग अल्पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना भी बनी रहती है। गरीबी इन्हें जो है नस्ली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है, क्योंकि जब लोगों में गरीबी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, अपराध उन्मुख होते हैं। और जब लोग इस तरह की बस्तियों में निवास करते हैं तो वहाँ का वातावरण इतना ज़्यादा दूषित होता है कि ये लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, इनकी जीवन प्रत्याशा भी कम होती जाती है। आप लोगों ने धारावी के बारे में सुना होगा। धारावी मुंबई में पड़ता है, मुंबई का एक इलाका है, और धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है, सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। ये एशिया ही की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे गंदी जो है स्लम बस्ती है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती कहाँ पर है, ये धारावी मुंबई में है। तो इसी वीडियो के साथ आपका ये अध्याय भी समाप्त हो जाता है और इसी के साथ आपकी क्लास 12 की किताब भी समाप्त हो जाती है और हमारी जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी की सीरीज है ये भी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इस सीरीज को कंप्लीट करने में कुछ समय तो लगा, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत चीज़ों में आपका माइंड क्लियर भी हुआ। आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि नोट्स अब ना बनाएं, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का इंतजाम किया है कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इस पूरी सीरीज के नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको उन नोट्स के साथ साथ उसकी जो टेस्ट सीरीज है, अभ्यास प्रश्न है, वो भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इन सब चीज़ों से आपका समय भी बचेगा
और आप अन्य विषयों पर और ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ या अपने अन्य जो परिवारीजन हैं उनके साथ साझा करना ना भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।